Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Tenancy Act. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. आज की इस वीडियो में हम केपी टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एक्ट्स का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन को हम देखें तो वही बात दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज केपी टेनेंसी एक्ट के केस में खैबर पख्तूनख्वा टेनेंसी एक्ट 1950, जबकि पंजाब टेनेंसी एक्ट के केस में दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। अब इससे आगे सेक्शन 1 के अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन बताई गई है, इसका एक्सटेंट बताया गया है, दायरा इख्तियार क्या है। केपी टेनेंसी एक्ट पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा और पंजाब टेनेंसी एक्ट पूरे पंजाब के सूबे के लिए होगा। अब इसके साथ केपी टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस कर रहा है, जबकि पंजाब टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस कर रहा है। सबसे पहली चीज इसमें डिफाइन की गई है लैंड, लेकिन लैंड को डिस्कस करने से पहले आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को जरूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं जो हम ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ चुके हैं। उसकी डेफिनेशन क्लॉज का लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन चीजों को देख सकते हैं। जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पहली बात, लैंड मीन्स द लैंड विच इज नॉट ऑक्युपाइज एज अ साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन अ टाउन और विलेज। कोई भी ऐसी जमीन जिसको किसी भी विलेज या टाउन के अंदर एज बिल्डिंग ऑक्युपाई नहीं किया गया, वो लैंड इस टेनेंसी एक्ट में लैंड की डेफिनेशन में फॉल करेगी। यानी कि ऐसी जमीन विच इज ऑक्युपाइड और हैज बीन लेट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस और फॉर द पर्पसेस सबसर्विएंट टू द एग्रीकल्चर। यानी कि ऐसी जमीन जिसको एग्रीकल्चर पर्पसेस ज़रूरी मकासद के लिए ऑक्युपाई किया गया है, या कोई भी ऐसे मकासद जो कि उस ज़रूरी मकासद के मातहत आते हैं, या फिर और फॉर पास्चर्स या फिर चरागाह के लिए जिस लैंड को ऑक्युपाई किया गया है, वो टेनेंसी एक्ट में लैंड की डेफिनेशन में फॉल करेगी। यानी कि सिंपली एग्रीकल्चर पर्पसेस के अलावा कोई भी लैंड है तो वो इस केपी टेनेंसी एक्ट या पंजाब टेनेंसी एक्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। सेकंड है हमारे पास पे। अब पे यहाँ पर वर्ड सैलरी के तौर पर यूज नहीं हुआ, पे का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है अदायगी के तौर पर, यानी कि विच यूज्ड विद द रेफरेंस टू द रेंट डिलीवर एंड रेंडर। यानी कि कोई भी ऐसा रेंट यानी कि जो किराया है जो कि डिलीवर कर दिया गया है या रेंडर कर दिया गया, यानी कि जिसको की अदायगी कर दी गई है, वो पे की डेफिनेशन में फॉल करेगा। यानी कि पे का मतलब है रेंट की अदायगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट। अब रेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि रेंट क्या है। Whatever is payable to the landlord in money or kind by a tenant on account of the use or occupation of the land held by him। वो चीज़ जो कि लैंड लॉर्ड को पे की जा रही है टेनेंट की जानिब से। अब आया वो पैसों की फॉर्म में लैंड लॉर्ड को पे कर रहा है या किसी और काइंड में। अब और काइंड क्या होगी कि वो उसको कोई क्रॉप्स वगैरह दे रहा है, कोई फसलें वगैरह दे रहा है जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो एज अ रेंट जो भी चीज़ लैंड लॉर्ड को टेनेंट की तरफ से उस ज़मीन को ऑक्युपाई करने के लिए पे की जा रही है, उसको हम कहते हैं रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एरियर्स ऑफ द रेंट। रेंट के बकाया जात। अब एरियर्स हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लैंड रेवेन्यू बकाया रह जाता है उसको एरियर्स कहते हैं। यहाँ पर
कोई भी ऐसा रेंट विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल, जिस दिन उस रेंट को पे करना था उस दिन तक अगर वो रेंट पे नहीं हुआ, वो अनपेड है, तो उस अनपेड रेंट को कहा जाएगा एरियर्स ऑफ द रेंट, रेंट के बकाया जात। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्लॉज में डिफाइन किया गया है टेनेंट को। अब वर्ड टेनेंट क्या है? अ पर्सन हु होल्ड्स द लैंड अंडर अनदर पर्सन एंड इज बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे द रेंट फॉर दैट लैंड टू दैट पर्सन। टेनेंट जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में मजेरा कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जिसने किसी दूसरे बंदे से कोई ज़मीन ली हुई है किसी भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नीचे, और उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नीचे वो लायबल है उस पर्सन को रेंट पे करने का, तो उसको हम कहते हैं टेनेंट। अब इस टेनेंट की डेफिनेशन में कौन कौन से बंदे इंक्लूड नहीं है? जो मॉर्टगेजी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको कोई भी होल्डिंग, कोई भी ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है, कोई भी एस्टेट ट्रांसफ़र की गई है, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट से कोई भी ज़मीन लीज पर ले रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सब लेटिंग इट, वो इस टेनेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। नेक्स्ट है डेफिनेशन में लैंडलॉर्ड। Landlord means a person under whom a tenant holds the land and to whom the tenant is for a special contract would be liable to pay the rent for that land. Landlord से मुराद कौन है? ऐसा बंदा जिसके अंडर कोई भी टेनेंट कोई ज़मीन होल्ड कर रहा है और उस ज़मीन के लिए वो टेनेंट इस पर्सन को रेंट पे कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड। अब एक होता है लैंड ऑनर जो असल ज़मीन का मालिक होता है, जिसने अपनी ज़मीनों के लिए एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किया होता है, उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड ने उन ज़मीनों को चलाने के लिए आगे जो बंदे अपॉइंट किए होते हैं उनको हम कहते हैं टेनेंट। यानी कि टेनेंट कौन है? जो लैंडलॉर्ड को किराया दे रहा है, जिससे उसने ज़मीन ली है और उस ज़मीन के लेने के बदले में उसने किराया पे करने के लिए वो लायबल है, तो उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में प्रीडिसेसर्स ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड भी इंक्लूडेड हैं और सक्सेसर्स भी, यानी कि जो पहले गुजर चुके हैं वो भी और जो आगे आने वाले टेनेंट और लैंडलॉर्ड हैं वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है वर्ड टेनेंसी को। ये जो हम टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं, अब टेनेंसी से मुराद क्या है? अ पार्सल ऑफ द लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ द कंडीशन। जमीन का वो टुकड़ा जो कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया है, उसको हम कहते हैं टेनेंसी। यानी कि जो जमीन किराए पर ली गई है, दैट इज टेनेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट मोजा। ये भी हम ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि मोजा क्या है? कोई भी ऐसा एरिया जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है, जमाबंदी उसकी बनाई जाती है, विच हैज़ बीन सेपरेटली असेस्ड टू दी लैंड रेवेन्यू, जिसकी स्पेसिफिक असेसमेंट की जाती है, सेपरेट असेसमेंट होती है, और जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्टेट डिक्लेयर किया है, वो इस स्टेट की डेफिनेशन में वो एरिया फॉल करता है। उसके बाद आ जाते हैं तो वर्ड डिफाइन किया हुआ है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू क्या है? मीन्स द लैंड रेवेन्यू असेस्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एक्सेसिबल अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। पंजाब के केस में 1887। यानी कि वो लैंड रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 या 1887 के अंदर असेस किया गया, यानी कि ज़मीन के ऊपर जितना भी टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, उसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन किया गया है रेट्स एंड सेसेस को। अब ये चीज़ भी हम ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रेट्स एंड सेसेस जो कि पे किए जाते हैं लैंड ऑनर्स की जानिब से। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास विलेज सेस। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विलेज सेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोई भी सेस या कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि कस्टमरीली पे की जाती है किसी भी स्टेट के लिए,
یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ولیج آفیسر. ولیج آفیسر کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا ہے ولیج آفیسر مینس اے چیف ہیڈ مین اور پٹواری, یعنی کہ جو ہمارا لمبردار ہے, جو قانون گو ہے, جو پٹواری ہے, وہ ولیج آفیسر کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. ولیج آفیسر کا ورڈ آگے جہاں کہیں بھی یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا پٹواری یا لمبردار. نیکسٹ ہے ریونیو آفیسر اور ریونیو کوڈ. اب ان سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی ریونیو آفیسر یا ریونیو کوڈ جس کو اتھارٹی دی گئی ہے اس ایکٹ کے اندر کہ وہ ریونیو آفیسر اور ریونیو کوڈ کے تمام فنکشنز کو پرفارم کرے, آفیشیلی اس کو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں ایز ریونیو آفیسر اور ریونیو کوڈ اس ایکٹ کے اندر, تو ان کو کہا جائے گا ریونیو کوڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جاگیردار. اب یہ کون ہے؟ Any person other than a village servant to whom the land revenue of any land has been assigned in whole or in part by the government or by an officer of the government. جاگیردار سے مراد ہے ولیج سرونٹ کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو گورنمنٹ کی جانب سے یا گورنمنٹ کے کسی بھی آفیسر کی جانب سے کسی بھی زمین کا لینڈ ریونیو اسائن کیا گیا ہے, جو لینڈ ریونیو کلیکٹ کرے گا. نیکسٹ ہے لیگل پریکٹیشنر. لیگل پریکٹیشنر سے مراد کیا ہے؟ The legal practitioner within the meaning of Legal Practitioner Act in 1879 except a مختار. سمپلی یہ وکلاء وغیرہ ہوتے ہیں لیکن ان میں مختار انکلوڈ نہیں ہوتا. جو کیسز وغیرہ کرتے ہیں ان کو ہم لیگل پریکٹیشنرز کہتے ہیں. نیکسٹ از ایگریکلچرل ایئر. ایگریکلچرل ایئر سے مراد کیا ہے؟ the year commencing on such date as the provincial government may by notification appoint for any local area. کے پی ٹیننسی ایکٹ کے کیس میں سال کا وہ دن جو کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن کے تھرو اسائن کرے گی, اس دن سے ایگریکلچر ایئر سٹارٹ ہوگا. جبکہ پنجاب کے کیس میں 16 جولائی سے جو بھی سال شروع ہوگا اس کو ایگریکلچر ایئر کہا جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس امپروومنٹ. امپروومنٹ سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کام وغیرہ جو زمین پر کروایا جاتا ہے. Any work which is suitable to the tenancy and consistent with the conditions on which it has been held, by which the value of the tenancy has been or continues to be increased, and which if not executed on tenancy is either executed directly for its benefit or after execution directly beneficial to it. یعنی کہ کسی بھی زمین کے اوپر وہ زمین جو ٹیننٹ کو کرائے پر دی گئی ہے, اگر لینڈ آنر کی جانب سے یا لینڈ لارڈ کی جانب سے اس زمین کے اوپر کوئی تعمیرات وغیرہ کروائی جا رہی ہے, کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کروائی جا رہی ہے تاکہ اس زمین کی ویلیو کو بڑھایا جا سکے, تو یہ جو ویلیو بڑھائی جائے گی, جو زمین کی ویلیو بڑھے گی, یہ پے کی جائے گی ٹیننٹ کی جانب سے along with the rent. اب یہ امپروومنٹس کیا کیا ہو سکتی ہیں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر ویلز وغیرہ تعمیر کروائے جاتے ہیں یا کوئی بھی سٹوریج یا سپلائی آف واٹر کا کام کیا جاتا ہے ایگریکلچر پرپزز کے لیے, یا ڈرینیج سسٹم کا کام کروایا جاتا ہے تاکہ فلڈز وغیرہ سے پروٹیکٹ کیا جا سکے. اسی طرح ٹریز کی پلانٹیشن وغیرہ کی جا رہی ہے, بلڈنگز کی اریکشن وغیرہ کی جا رہی ہے, کوئی بھی اور کام کروائے جا رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہوں گے امپروومنٹس کی کیٹیگری میں. اور ان امپروومنٹس کے لیے ٹیننٹ لائبل ہے کہ وہ لینڈ لارڈ کو پے کرے گا, لیکن اس میں وہ چیزیں انکلوڈڈ نہیں ہیں جو کہ امپروومنٹس اس ٹیننٹ کی جانب سے کرائی جا رہی ہیں. یعنی کہ اگر تو مزیرہ خود اپنی زمین کے اوپر کسی طرح کی کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے تو پھر وہ لینڈ آنر کو لائبل نہیں ہے ان امپروومنٹس کی پیمنٹ کرنے کا. ایکسپلینیشن میں فردر بتایا ہے a work which benefits several tenancies may be deemed to with respect to each of them an improvement. اگر تو بہت سارے لینڈ آنرز کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے ان زمینوں کے اوپر جس سے بہت سارے ٹیننٹس کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بھی امپروومنٹ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. لیکن اگر کوئی ایسا کام ٹیننٹ کر رہا ہے جس سے اس زمین کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو وہ امپروومنٹ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. نیکسٹ ہے گورنمنٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ میں پروونشل گورنمنٹ بھی انکلوڈ ہوں گی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی انکلوڈ ہوں گی. پھر لینڈ آنر سے مراد وہی پرسن جو کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے, ہم اس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں. سو یہ تھی کچھ ڈیفینیشنز
जो पंजाब टेनेंसी एक्ट के केस में सेक्शन 4 इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि केपी टेनेंसी एक्ट 1950 के केस में सेक्शन 2 इन डेफिनेशंस को बता रहा है। सो अब आगे इन एक्ट्स में अगर कहीं पर भी ये वर्ड्स यूज होंगे तो उनका मतलब यही लिया जाएगा जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।